नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां। ये नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, उम्मीदें और उमंग लेकर आए। आपके जीवन में खुशहाली आए, आप स्वस्थ रहे और आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। और आज हम अपने शो में बात करेंगे 2025 में पीएम मोदी के बड़े दाव की। जी हाँ, हर बार पीएम मोदी कुछ बड़े और अहम फैसले लेकर चौंकाते हैं, कुछ ऐसा दांव चल देते हैं जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी साबित होता है। आज साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, जिसमें किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसानों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया है। पर बात आज किसानों को मिली सौगात की नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको आज की मोदी सरकार के बड़े ऐलान की खबर बताई है, पर 2025 में पीएम मोदी बड़े दांव चलने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। कुछ का ऐलान हो चुका है, कुछ जेपीसी के पास है, तो कुछ का ऐलान होना बाकी है। तो 2025 में पीएम मोदी कैसे करेंगे धमाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नववर्ष के मौके पर आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सभी को 2025 खुशियां दे, सक्सेस दे और मन की शांति दे और देश विकास की राह पे आगे बढ़े, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम चमके, यही शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। लेकिन मोदी सरकार भारत को कैसे आगे लेकर जाएंगे? क्या बड़ी तैयारियां 2025 को लेकर है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। पहले हमने नहीं सुना था प्रधानमंत्री मोदी से पहले कि 1 तारीख को कैबिनेट बैठक करती हो, फैसले लिए जाते हो। यह फर्क है और यह फर्क बताना भी जरूरी है। एक शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाह रहा है, वो पार्टी कर रहा है। वो कहां है किसी को कुछ मालूम नहीं। कोई बताया वियतनाम में है, लेकिन कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं कहां गायब है। और प्रधानमंत्री मोदी जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, सेलिब्रेट करने के बजाय वो काम कर रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं और तमाम मंत्रियों को भी काम दे दिया कि आओ भाई जरा बैठते हैं, अगले साल की तैयारी, अगले साल का टारगेट क्या होना चाहिए 2025 में, उसको हम बातचीत करते हैं। और पहले दिन ही आपने तोहफा दे दिया किसानों को लेकर के। डीएपी बनाने, खाद बनाने वाली कंपनी, उसके लिए भी तोहफा। किसानों की जो बीमा राशि है उसका आवंटन बढ़ाया गया। मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। अब साल में तो 12 महीने हैं, 12 काम तो होंगे ही। कुछ बड़े बड़े काम, कुछ ऐसे काम जिससे भारतवर्ष को दुनिया में ख्याति मिलेगी, और कुछ ऐसे काम जो हिंदुस्तान को एक मॉडर्न स्टेट बनाने में, विकास के राह पे कैसे हम आगे बढ़े, उसकी नींव रखने की भी आवश्यकता है। और इसके लिए जो व्यवधान उत्पन्न करने वाली जो कानून है, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहला 2 टारगेट जो सीधे सीधे डिक्लेयर्ड है, जो बहुत जल्द लागू होगा, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऑलरेडी सरकार ने अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि जो एनडीए घटक है, उसके अलावा भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर है, वो लोग भी अब समर्थन में आ गए हैं। कारण लोग थक गए हैं। हर 2 महीने में चुनाव, हर 2 महीने में वही तमाशा। मीडिया वाले इसके खिलाफ बातचीत करेंगे, ओपिनियन मेकर्स, अखबार वाले, टीवी वाले इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव होते तो इनकी पॉकेट गर्म होती है। जितना चुनाव उतना पॉकेट गर्म। 5 साल में एक बार
अगर चुनाव होने लगेंगे तो इनका तो दुकान बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। ये प्रशांत किशोर जैसी एजेंसियां, ये सर्वे करने वाली एजेंसियां जो करोड़ों करोड़ रुपए लेती है, 300-400 करोड़ रुपए एक चुनाव के, आप बस समझिए इसके अर्थमेटिक को। 100 करोड़ रुपए 100 अखबार और टीवी वालों को दे दिया जाएगा, वो माला जपना चालू कर देंगे कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, छोटी पार्टियों के लिए खतरा है। ये सब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक 1 नेशन 1 इलेक्शन का ही प्रावधान था, जिसे कांग्रेसियों ने तोड़ा, ट्वीक किया, जहां तहां सरकारें गिरा करके वो कैलेंडर को खराब किया। तो ये समय की बचत, पैसे की बचत, और हर सरकार 5 साल के लिए काम करे। अभी क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब कुछ घोषणा नहीं कर सकते, कुछ उद्घाटन नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें। तो ये एक बड़ा टारगेट है, और यकीन मानिए ये लागू होते ही देश में बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। इसके अलावा और क्या कुछ टारगेट है यूसीसी को लेकर? क्या आपने एक और बात कर दी, यूसीसी पे मैं आऊंगा, बीजेपी का क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बात जो ऑलरेडी जेपीसी के अंदर है, कुछ समय का एक्सटेंशन मांगा गया, शायद ये पहला अगले सत्र में वक्फ बोर्ड के ऊपर काम हो जाए, वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। बदलाव नहीं होने वाला अब, क्योंकि और भी जो जो सजेशंस आए हैं वो तो बिल्कुल अपसाइड डाउन। मुस्लिम संगठन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम रहनुमा, कई मौलवी मौलाना, आम लोग, एनजीओ वाले जो मुसलमान हैं, उन्होंने ही जेपीसी में जाकर के ऐसी ऐसी बातें कह दी है कि जो प्रारूप सरकार लेकर के आई थी उससे कहीं ज्यादा बदलाव अब जो फाइनल प्रारूप बनेगा जेपीसी के बाद। लेकिन एक और बात जो समझने की है वो कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। इसमें बदलाव करने के बाद वो जो नया कानून बनेगा वो मैंडेटरी है कि उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चलेगी तो सरकार के वकील वो क्या बदलाव उन्होंने किया है उसको वो लेकर के जाएंगे, वहां पे उसकी चर्चा होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि ये संविधान के खिलाफ है तो ये मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड वो टारगेट पे है प्रधानमंत्री मोदी के। तीसरा, आपने पूछा कि यूसीसी का क्या होगा। यूसीसी का श्री गणेश हो गया है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2025 में यूसीसी तो लागू कर देंगे, लेकिन देयर इज अ स्टेप वाइज स्टेप एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते, सरकार ये नहीं चाहती कि उस तरह का पंगा हो जाए कि आप अचानक से पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी को लेकर के आ जाएं और बहुत बड़ा बवाल मच जाए देश के अंदर में, देश जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइडेड हो जाए, हंगामा शुरू हो जाए। दिक्कत क्या है कि विपक्षी पार्टियों को हंगामा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको देश में जो नुकसान होगा उसका फिक्र नहीं होता। लेकिन सरकार को ये फिक्र करना पड़ता है कि आप ज़्यादा हंगामा करोगे, मालूम चलेगा कि भाई हमारे जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो नई नई कंपनियां आ रही है, वो सब भाग गए कि भाई ये देश जो है इम्पैक्ट बुरा पड़ता है, इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। तो ये जो है यूसीसी लागू होगा, इसका श्री गणेश जनवरी में ही शुरू हो गया। उत्तराखंड में ये लागू होगा, और इसके फौरन बाद उत्तराखंड में क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि ये मामला जैसे ही लागू होगा, देयर विल बी पीपल, जमाते इस्लाम, ये जमीयत उलमा हिंद वाले, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, वो कहाँ जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की चीज़ों को नकार देता है तो दिक्कत हो जाएगी, आप इलीगल हो जाओगे, तो वो कानून रहेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसके ऊपर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का रुख मालूम चल जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे फिर जो सेकंड स्टेज है वो ये है कि बाकी के बीजेपी के राज्यों में ये कानून लाया जाएगा।
और जब ये कानून लाया जाएगा उन राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में लाया जाएगा, फिर दबाव हो जाएगा ममता बनर्जी के ऊपर, दबाव हो जाएगा स्टालिन के ऊपर, दबाव हो जाएगा उमर अब्दुल्ला के ऊपर, बाकी जहां जहां कांग्रेस और दूसरी नॉन एनडीए सरकार होगी उसके ऊपर ये दबाव हो जाएगा। तो यूसीसी का भी न्यारा व्यारा जो है वो 2025 में ही होना है। और कोई मुझे जानकारी दे रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस तमाम जो बड़े बड़े जो बार बार वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने लाल किले से कहा कि भाई यूसीसी चाहिए चाहिए, तो ये सारी चीजें 2025 और ज्यादा से ज्यादा 2026 के हाफ तक ये टालेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत बड़ा एक छलांग हिंदुस्तान 2027 से पहले लेना चाह रहा है, उसकी ये सब तैयारी है। तो ये तीसरा मसला हो गया। चौथा मसला, ये आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, ठीक जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा था, ये जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है वो खत्म होगा, वो खत्म होगा। ये बात अलग है कि हर जगह सरकार की तरफ से इस तरह की बातें नहीं कही जाती है। मोहन भागवत जी ने कह दिया कि हर जगह जो है मंदिर मत ढूंढो, लेकिन डीप डाउन ये बिल्कुल एक राय एक मत इस बात पे हो चुका है कि ये जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान, उसके बाद इसको निरस्त किया जाएगा। तो ये भी 2025 का एक बड़ा एजेंडा है। दो तीन चीजें और करनी है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक को सीधा करना है, ये बांग्लादेशी को। ये बांग्लादेश को कैसे लाइन रास्ते पे लाना है, इसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 20th जनवरी, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां बाकायदा शपथ लेंगे और ऑफिस संभालेंगे। एक और मुद्दा अभी पिछले 4-5 दिनों से आप सुन रहे होंगे, H1B वीजा को लेकर के, कि वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर समर्थक हैं वो बड़े नाराज हो रहे हैं। हमारी कुछ विदेश मंत्रालय में कुछ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई। सरकार इन सब चीजों को बहुत ही मॉनिटर कर रही है। और आपको ये बता दें कि ये जो वहां पे इस वीजा के ऊपर सख्ती या बैन लगाने की कोशिश की जाएगी, इसका अंत तो गत्वा फायदा भारत को ही होगा, भारत को ही होगा। ये और किसी को फायदा नहीं होने वाला, इस बात को आप समझिए। और उसके लिए ऑलरेडी रणनीति जो है वो ऑलरेडी इट इज इन प्लेस। दे आर जस्ट वेटिंग भाई अमेरिका में होता क्या है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, HCL इंडियन कंपनी है, तो HCL का हेडक्वार्टर तो नोएडा में है, वहीं से चलता है सब कुछ। हाँ, HCL वो अमेरिका में भी है। क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन वैली है, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, हार्डवेयर कंपनी, सारी चीजें जो वहां पे टेक्नोलॉजी को डील करती है, वहां इंडियंस ही तो हैं। और इंडियन के अलावा दुनिया भर के जो स्किल्ड लोग हैं वो चला रहे हैं इन कंपनियों को। अब आप H1B वीजा, ये वीजा क्या है, 3 साल के लिए मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आप 6 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल आप काम करेंगे, 6 साल आप वो करेंगे, फिर उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। 12 महीने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। तो मतलब स्किल लेबर्स तो चाहिए। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उनको तो स्किल्ड लोग चाहिए। अब वहां पे एक नई बयार चली है कि नहीं, अमेरिका फर्स्ट, तो वहां पे स्किल लेबर वहां से निकलेंगे। तो बहुत सारे लोग तो ये कोशिश करेंगे कि भाई डिजिटल कंपनी वो टिम्बकटू में हो, इंडिया में हो, चाहे कैलिफोर्निया में हो, वो ऑपरेट तो कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि डू वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ दैट लेवल और नॉट।
वो फैसिलिटी अगर आप बेंगलुरु में दे दें, हैदराबाद में दे दें, नोएडा में दे दें, गुड़गांव को दे दें, तो बहुत सारी कंपनियां तो यहां से भी ऑपरेट करती हैं। तो सारी कंपनियां सरकार की नहीं है। तो ये जो हर साल ब्रेन ड्रेन होता है हिंदुस्तान से, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। 10% जो जाते हैं अमेरिका, वो बड़ा खुशहाल रहते हैं, बाकी 90% जो है वो हैंड टू माउथ ही होते हैं। वहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है और जो पैसा, वो सिर्फ ख्वाब ख्यालों की दुनिया में है। हाँ, तो वो लोग के लिए रास्ता खुलेगा तो होगा क्या, कंपनियां जो है भारत शिफ्ट करेगी। तो ये एक इशू है। अब पॉलिटिकल चैलेंज 2025 के दो बड़े पॉलिटिकल चैलेंज है। एक जिसको फरवरी में निपटाना है, ये केजरीवाल बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, उसको हराना जरूरी है। और उसके लिए आरएसएस तो मैदान में उतर ही गई है, चिट्ठी लिख रहा है केजरीवाल मोहन भागवत जी को। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत क्या है मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखने की? तुम होते कौन हो पूछताछ करने वाले? तो एक पॉलिटिकल ये जो है, अगर केजरीवाल हारता है तो आप समझिए कि इंडी गठबंधन चकनाचूर। ऑलरेडी 2024 में आपने ऐसा धक्का दिया है कि वो खंडर बन गया है ऑलरेडी इंडी गठबंधन, इसलिए वो विदेश में यात्रा कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल तौर पे वो बिहार का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली और बिहार दोनों ही जीत जाती है तो आप समझिए कि चाहे वो स्पेशल वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये सब राहुल गांधी जी कहते हैं ना, खटाखट खटाखट। तो 2025 में ये खटाखट इसका निपटारा होगा। मतलब काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। Yes. 2025। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो मोदी सरकार में हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं, कई बड़े काम हुए हैं जिससे देश बदला है और आगे तैयारी भी बढ़ी है। साल की शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी फॉर्म में है, एनडीए में भी एकजुटता है और पीएम मोदी के विजन से पूरा देश उनके साथ है। तो 2025 में पीएम मोदी के राव पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।